हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर आईएएस। कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी न्यूज़ हम कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये हमने देख लिया था। अब देखते हैं उसमें कि भाई ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है ना। ये समझना है हमको। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, आपको पता होगा कि भाई वायरस से लड़ने के लिए दुनिया भर से लोग लगे हुए हैं और अभी तक कोई भी वैक्सीन वगैरह डेवलप नहीं हो पाई है ना। तो वहीं पर एक जो टेम्पररी है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है ना, ये परमानेंट तो नहीं है, पर ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, जिससे ये देखा गया है कि भाई ये जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, इसको देने के बाद काफ़ी केसेस में रिकवरी देखने को मिली हुई। तो वही हम समझेंगे कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हम समझेंगे। अब देखो, आपको मैं बोल दूं ये ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड होता है। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये भाई ब्लड है। अगर तो ब्लड में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? ब्लड में आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, ब्लड में आपको प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे और सेल्स देखने को मिलेंगे, है ना। ये सेल्स आपके रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। लगभग 4% जो होता है वो आपका वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। 41% के आसपास आपका आरबीसीज होते हैं, 0.01% के आसपास आपके प्लेटलेट्स होते हैं, समझ में गए। इसके अलावा आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स और ये सब भी देखने को मिलेगा। तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा पोर्शन अगर ब्लड में कुछ मिलता है तो वो है आपका प्लाज्मा। पहले तो ये याद रखना कि प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है ना। ये आपका एक लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जिसमें क्या होगा, जिसमें यहाँ पे देखो कि भाई प्लाज्मा में आपको क्या देखने को मिलेगा। ये एक येलो कलर का होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है ना। ये क्या काम करता है? इसका मेन काम होता है जो है, तो भाई वो ये जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स होते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन करना, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करना जहाँ पर बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड जो होता है वो कौन होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा, अगर ब्लड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसी का होता है तो प्लाज्मा का होता है। 50% से ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो प्लाज्मा होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे 50%, 55% के आसपास का जो ओवरऑल कंटेंट अगर हम ब्लड का देखें तो वो क्या है? हमारा प्लाज्मा है, समझ में गया। जब हम इसको सेपरेट कर देते हैं ब्लड को, देखो ये है ब्लड, है ना। ये ब्लड में देखो, वैसे ये सब कुछ मिला करके देखो कौन सा कलर बना रही है, ये सब कुछ मिला करके आपका रेड कलर बनाती है। लेकिन इन सबको अलग कर दो, ये सेल्स को अलग कर दो, वाइट ब्लड सेल्स को अलग कर दो, सबको अलग कर दो, तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये जो येलो कलर का है पूरा, है ना, ये जो पूरा येलो कलर का है, तो ये येलोइश फ्लूइड जो है वो क्या है? आपका प्लाज्मा है, ठीक है ना। प्लाज्मा में क्या क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया। प्लाज्मा में भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर होता है। वाटर के साथ साथ प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, मिनरल्स और एंटीबॉडीज ये सब आपको देखने को मिलती हैं किसमें? ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है ना। एंटीबॉडीज क्या होती हैं तो आपको पता है, एंटीबॉडीज एक तरीके की प्रोटीन है जो कि एंटीजन से लड़ने के लिए होती हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे काम करती हैं ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी आपको क्या समझना है, ब्लड और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक बार और देख लो, ब्लड में क्या है? ब्लड ओवरऑल कैसा है? फ्लूइड है। वो भी ब्लड भी एक तरीके का फ्लूइड है जो कि काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, सेल्स हो गए, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लस इसका फंक्शन होता है कि भाई ब्लड क्लॉटिंग करना, क्लॉट करना, ठीक है ना। आपको कुछ कट जाता है तो आपने देखा वहां पे थक्का जम जाता है, जो कि ब्लड को बाहर आने से रोकता है, पूरा एक कवर अप करता है, एज अ सील्ड काम करता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है हमारी बॉडी का। उसी के अंदर, ब्लड के ही अंदर, ये ब्लड है अगर, तो ये है प्लाज्मा, ठीक है ना। इसके अंदर सेल्स को अलग कर दो आप, प्लेटलेट्स को अलग कर दो, तो फिर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो है आपका प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है, ठीक है ना। ये येलो कलर है। ओवरऑल ब्लड का ओवरऑल कलर क्यों होता है? रेड कलर होता है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना कि प्लाज्मा में सेल नहीं होता, है ना। सेल तो हमने अलग कर दिया है, लेकिन ब्लड में क्या होगा? प्लाज्मा भी है, सेल भी है, समझ में क्या। प्रोटीन्स भी हैं, एंटीबॉडीज भी है, सब देखेंगे आप, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये क्या है? एक तरीके का लिक्विड पोर्शन है जो प्लाज्मा से बनता है, और वहीं पर उसमें कुछ सेल्स भी देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं। वहीं पर मैं अगर आपको बात करूं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या होता है भाई? 90% तो उसमें वाटर होता है, उसके साथ साथ प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। सेल्स हैं, जैसे कि ये मान लो प्लाज्मा है, ठीक है ना, प्लाज्मा है, और उसमें जोड़ देते हैं हम, मान लो कि सेल्स,
ये कुछ सेल्स भी उसमें ट्रेवल कर रहे होंगे, है ना, सेल्स भी। तो अब ये ओवरऑल क्या बना लिया, ब्लड बना लिया। अब ये सेल्स भी अपने वेस्ट डिस्चार्ज करेंगे तो कहाँ करेंगे, प्लाज्मा में कर देते हैं, ठीक है ना भाई। अब सेल आपको पता है एक समय बाद डाई हो जाएंगे, सेल एक समय बाद अपना वेस्ट जनरेट करते हैं, तो वो सब कहाँ पे जाता है, यहीं पे जाता है। प्लस इसमें क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब कुछ आपको जैसे कि यहाँ पे फाइब्रिनोजिन लिखा हुआ है ना, ये फाइब्रिनोजिन ये काहे में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपको ब्लड क्लॉट में। तो ये सब भी देखने को मिलेंगी प्लाज्मा में, है ना। मिनरल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब देखने को मिलते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन क्या देखने को नहीं मिलेगा, सेल्स नहीं देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम सेल्स को इंक्लूड कर लेते हैं प्लाज्मा के साथ, प्लेटलेट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लड कहला जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब यहां पर क्या समझ में आया आपको, प्लाज्मा और ब्लड में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अभी याद रखना, क्योंकि अभी हम प्लाज्मा और सेरम में भी डिफरेंस देखेंगे। हम ब्लड में से क्या माइनस कर दिए, ब्लड में से आप माइनस कर दो सेल्स, कौन से सेल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, है ना। और उसमें से माइनस कर दो सेल के साथ साथ और माइनस कर दो प्लेटलेट्स, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, कि भाई ये प्लाज्मा मिल जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मुख्यतः क्या नहीं होता उसमें, उसमें नहीं होंगे आपके सेल्स, नहीं होते, सेल को इग्नोर कर देते तो प्लाज्मा मिलता है, ठीक है ना। हाँ, अब ये जो फाइब्रिनोजन है ये क्या है, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये सब क्या है, ये क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ये जरूर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर याद रखना, ये इसमें भी देखने को मिल रहे हैं आपको और प्लाज्मा में भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं फाइब्रिनोजिन, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ब्लड के अंदर ही, और वो प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख लो आप, ये है, यहाँ पर ये लिखा है देखो, इसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये सब मिल करके ही आपका प्लेटलेट्स को बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रख लेना, ठीक। तो यहाँ पे समझ लेते हैं आगे क्या है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लूइड क्या होगा, ब्लड कंपोनेंट होता है आपकी बॉडी का, ये आपको मैंने बता दिया। ये जो ब्लड है वो फ्लूइड कंपोनेंट होगा, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। द मेन रोल क्या होता है प्लाज्मा का, मेन रोल है आपका न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो उसमें, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, हार्मोन्स को कैरी करना, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना, वहाँ पर जहाँ पर जरूरी है पूरे थ्रू आउट द बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करना। फिर उसके बाद मैंने बताया सेल अपने वेस्ट कहाँ पे रखते हैं, तो प्लाज्मा में रखते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिमूविंग, जो वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी से उसको रिमूव करने में, ठीक है ना। फिर वही प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज, ये सब मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत वो पूरे बॉडी सिस्टम में ये सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन डोनेट कर सकता है प्लाज्मा, तो कोई भी व्यक्ति जो, मान लो आज मैं बीमार हूं, ठीक है ना, और मैं आज से 14 दिन बाद रिकवर कर दिया, है ना, तो 14 दिन बाद फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डोनेट कर सकता हूँ, समझ में आया ना। मतलब ये व्यक्ति 14 दिन पहले अगर रिकवर हो चुका है ना, ये 14 दिन पहले ये रिकवर हो चुका है ना, इसको रिकवर हुए 14 दिन हो गए, तब फिर ये क्या कर सकता है, प्लाज्मा डोनेट कर सकता है ना, प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। उसके साथ साथ 8 से 60 साल के जो भी लोग होते हैं वो, और उनका वेट अगर 50 केजी से कम नहीं है, तो वो भी आपका प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा वुमेन जिसने मान लो अभी अभी किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉडीज में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं जो कि आपके जो लंग्स रहते हैं, लंग्स की फंक्शनिंग को इंटरफेयर कर सकती है और उनको थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती हैं। इसलिए क्या कर सकती हैं, जो अभी अभी वो वुमेन जो जिन्होंने अभी अभी डिलीवरी की है, तो वो नहीं, क्या नहीं कर सकती, वो आपका प्लाज्मा को जन्म नहीं दे सकती, ठीक है ना। तो वो बात आप याद रखना कि उसको जन्म नहीं देती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने आपको डिफरेंसेस बता ही दिए, तो आप ये याद रख लेना कि प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड माइनस सेल, ओवरऑल मेन फंडा आप ये रखो, ब्लड में आप सेल माइनस कर दो तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको क्या मिल जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएगा प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा वर्सेस सेरम क्या है, प्लाज्मा और सेरम, जैसे प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में अभी आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना। प्लाज्मा में क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होंगे, क्लॉट करेंगे, जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ना, क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे कि फाइब्रिनोजिन हो गया और फिर आपका ये प्रोथ्रोम्बिन हो गया। वैसे प्लाज्मा में प्लाज्मा में क्या ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, ये फाइब्रिनोजिन, ठीक है ना। तो वहीं पर मैं बोल रहा हूँ क्लॉटिंग फैक्टर जैसे फाइब्रिनोजिन हो गया, है ना,
फाइब्रिनोजिन हो गया, ये प्रेजेंट होगा। प्लस इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन क्लॉटिंग फैक्टर भी है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप क्या करो, प्लाज्मा में से ये क्लॉटिंग फैक्टर प्लस कर दो, और यहाँ पर बाकी चीज़ जो अदर्स हैं, है ना, अदर्स दो चीज़ से मिलकर के बन रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस कर दे रहा हूँ, है ना, इसको आउट कर दो आप, तो अब जो बचेगा वो आपका क्या कहलाया जाएगा, बाकी जो भी अदर चीज़ें बच गई, जैसे लिक्विड हो गया, प्रोटीन हो गया, उसमें जो भी चीज़ें हैं हमने देखा था, यहाँ पर देखा था, ये देखो प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इसके साथ साथ एंटीबॉडीज़ होती हैं, है ना, अगर वो जनरेट हुई होंगी तो फिर हमको क्या मिलेगा, ये बस जो लेफ्ट ओवर पोर्शन हो गया वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, उसको हम बोल देंगे सेरम। तो सेरम में क्या होगा, सेरम में ये लिखा है देखो, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, है ना। प्लाज्मा काहे से मिलकर बना है, दो चीज से बना है, एक मैंने बताया क्लॉटिंग फैक्टर भी है, इसके अलावा अदर्स चीजें भी हैं। अदर्स में क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप सिर्फ उसमें से ये जो क्लॉटिंग फैक्टर वाली चीजें इसको आउट कर दोगे तो फिर जो बचेगा आपको वो कैसा होगा, वो आपका उसको हम बोलेंगे सेरम। वो भी कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। तो वहीं पर लिखा है कि क्लॉटिंग फैक्टर में होता क्या है, तो भाई वही बताया मैंने आपको, फाइब्रिनोजिन होता है। तो आप फाइब्रिनोजिन को क्या करो, आप आउट कर दो, तो सेरम क्या होगा, प्लाज्मा से आप माइनस कर दो क्या, फाइब्रिनोजिन को, है ना, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, बस आपको क्या मिलेगा, सेरम मिलेगा, ठीक है ना। तो सेरम क्या है, तो ये आपको बता दिया कि भाई सेरम का मतलब क्या है, प्लाज्मा माइनस जो भी क्लॉटिंग फैक्टर हो जैसे फाइब्रिनोजिन, तो हमको क्या मिल जाएगा, सेरम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने ब्लड क्या होता है, फिर से हमने देखा प्लाज्मा क्या होता है, उसमें से सेरम क्या होता है, ये चीज़ें समझ लें। अब हम देख लेते हैं ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है ना। अब ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये चीज़ें आपको समझनी, ठीक। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी मतलब क्या है कि भाई मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस पर वायरस का अटैक होगा, है ना, इस पर वायरस का अटैक हो गया, तो आपको पता है कि भाई एक समय बाद इसकी बॉडी के अंदर क्या डेवलप होगा, ये क्या होंगे, एक तरीके के ये एंटीजन होंगे, इसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगी, एंटीबॉडीज जनरेट होंगी, है ना। और एंटीबॉडीज जनरेट होंगी, अगर उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है इस व्यक्ति का, तो ये एंटीबॉडीज इसको हरा देंगी और ये व्यक्ति रिकवर हो जाएगा। ये रिकवर हो जाएगा ना धीरे से, एक समय बाद ये रिकवर हो गया, ये रिकवर्ड हो गया। अब ये रिकवर्ड हो गया तो भाई अब मान लो कि मैं सीरोलॉजिकल सर्वे किया, सीरोलॉजिकल सर्वे करने के बाद मुझे क्या पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये बॉडी एंटीबॉडीज हमको देखने को मिली है। तो हम क्या करेंगे, इनकी बॉडीज से ये एंटीबॉडीज निकाल लेते हैं। अब ये एंटीबॉडीज निकाल करके किसी दूसरे की बॉडी में डाल देंगे, तो भाई जो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो ढंग से फाइट नहीं कर पा रहे थे, वो क्या कर सके, अब इस चीज से बेटर तरीके से लड़ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनसे इस व्यक्ति से अब एंटीबॉडी मिलेगा कहां पे हमको, तो वो हमको मिलेगा ब्लड में। तो हम इस व्यक्ति से क्या निकालेंगे, ब्लड निकालेंगे, है ना। ब्लड से हम अलग करेंगे सबसे पहले क्या, उसका जो भी प्लाज्मा होगा, है ना, वो प्लाज्मा से हम निकालेंगे सेरम, ठीक है ना, सेरम। इनमें क्या मिलेगा आपको, इस सेरम में एंटीबॉडीज होंगी, है ना, इस सेरम में आपको वो एंटीबॉडी जनरेट होंगी। तो वहीं पर किया, ये देखो ये डोनर्स है जो कि रिकवर हो चुका है कोविड-19 से, इसीलिए तो बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट का मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति जो कि इस चीज से रिकवर हो चुके हैं, जो रिकवर हो चुके हैं कि ये जो वायरस अटैक हुआ था उससे वो रिकवर हो गए हैं, उनका क्या यूज कर रहे हैं हम, प्लाज्मा यूज कर रहे हैं। और प्लाज्मा को भी आप बोलो मोर स्पेसिफिक, तो हम क्या यूज करते हैं, हम सेरम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने उसका प्लाज्मा निकाला, उसमें से हमने वो जो क्लॉटिंग मटेरियल है उसको आउट कर दिया और हमको क्या मिल गया, सेरम मिल गया। सेरम को मैं क्या करूंगा, अब ये ब्लड तो रेड कलर का था आपका, ये आपको कैसा दिखेगा, ये देखो ये प्लाज्मा है, आपको येलो कलर का दिखेगा। इस व्यक्ति ने अपना इसने रिकवर कर लिया था, तो इसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद इस ब्लड से मैंने प्लाज्मा निकाल लिया। प्लाज्मा में क्या है, आपकी एंटीबॉडीज हैं, उस एंटीबॉडीज को मैंने दूसरे व्यक्ति पर इंजेक्ट कर दी, है ना। अब वो उसको इन्फ्यूज कर दिया, इस प्लाज्मा को हमने इन्फ्यूज कर दिया दूसरों की बॉडी में। अब ये क्या करेगा, अब ये जो एंटीबॉडीज हैं इसकी बॉडी में भी वो एंटीबॉडीज आ जाएंगी। हाँ, अब ये
अब ये वाले एंटीबॉडीज भी फाइट करेंगे किससे, जो भी कोरोना वायरस का अटैक हुआ है उससे, और उसको क्या करेंगे, डिफीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, हम एंटीबॉडीज प्लाज्मा में जो होती है एंटीबॉडीज उनको दूसरे की बॉडी में डालते हैं, और किससे लेते हैं ये एंटीबॉडीज, तो वो व्यक्ति से लेते हैं जिन्होंने रिकवर कर लिया है, उनसे हम ये एंटीबॉडीज लेकर के इनकी बॉडीज में डाल दिए। इनकी बॉडीज में डालने के बाद क्या होगा, अब इनकी बॉडीज में अगर हमने एक बार इंसर्ट कर दिया तो वो एंटीबॉडीज अब अपना काम करना चालू कर देंगी, और ये पूरा सिस्टम काम करना पड़ेगा। अब बताओ, ये एग्जांपल होगा एक्टिव इम्यूनिटी का कि पैसिव इम्यूनिटी का, ये एग्जांपल होगा आपका पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है ना। ये एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल नहीं है, ये आपका पैसिव है, क्योंकि हम बाहर से एंटीबॉडीज ला रहे हैं और आपकी बॉडीज में इंजेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो याद रख लेना है कि भाई वही बोल रहे हैं कि भाई ये क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई दूसरों से एंटीबॉडीज लेते हैं और दूसरों की बॉडी में उसको इन्फ्यूज कर देते हैं और वो फाइट करता है, ठीक है। देखो कैसे किया जाता है, ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 सिकनेस, फिर वहाँ से सेरम सेपरेट कर लिया जाता है, उसको स्क्रीन कर दिया जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कॉन्वेलेसेंट, इसको अब क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेलेसेंट सेरम। कॉन्वेलेसेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से हम ये ले रहे हैं जिनकी बॉडी ने रिकवर कर लिया है। और द ब्लड सेरम ऑब्टेन फ्रॉम वन, उसको क्या बोलेंगे, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे प्लाज्मा लिया था, ठीक है ना, मैंने उस व्यक्ति से क्या किया था, देखो इसमें कॉन्वेलेसेंट, इसमें थेरेपी में होता क्या है, व्यक्ति ने तो मेरे को ब्लड दिया था, है ना, लेकिन मैंने सिर्फ क्या यूज किया, सेरम यूज किया, सेरम। और तो बाकी का ब्लड का पार्ट कहाँ होगा, बाकी का जो भी ब्लड का पार्ट बचा वो उसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, उसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, समझ में क्या। सिर्फ हम क्या ले लेते हैं, सेरम ले लेते हैं, बाकी की चीज उसकी बॉडी में ही वापस इंसर्ट कर दी जाती है, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि भाई सेरम ऑब्टेन फ्रॉम वन हैज रिकवर्ड फ्रॉम इन्फेक्शियस, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सब आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना, कि भाई सेरम ले लेते हैं, सेरम ले लिया, बाकी चीज उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि भाई उसको अभी कमी ना पड़ जाए, इसलिए बाकी चीजें इंसर्ट कर देंगे, बस सेरम उससे ले लेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये किस तरीके का है, तो मैंने आपको बता दिया, पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। पहले कभी ये किया गया है क्या, देखो, हाँ। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके लिए वैक्सीन तो है नहीं, तो हमको इसी से थेरेपी से ही काम चलाना पड़ता है, तो क्या पहले ये कभी किया गया है, हाँ पहले किया गया है। देखो बैक्टीरियाज के लिए तो हमको पता है एंटीबायोटिक्स किया जाता है ना, और वहीं पर हमारे अगर एंटीबायोटिक्स है हमारे पास तो वो लड़ लेंगी, लेकिन वायरस के लिए हमको एंटीवायरल होना चाहिए, बट वो भी हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं भाई, ऐसे कुछ थेरेपीज का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि पहले हमने किया है कि भाई ये जो H1N1 फ्लू है हुआ था, उस समय भी हमने ये वाला जो प्लाज्मा थेरेपी है इसको यूज़ किया था। उसके अलावा जो इबोला आउटब्रेक हुआ था 2018 में, उसमें भी हमने ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसको यूज़ किया था, समझा क्या। तो जब भी वायरल का आउटब्रेक होता है, हमारे पास ड्रग तो होती नहीं है ना, तब तक के लिए हम क्या करते हैं, ये कॉन्वोलेसेंट सेरम को यूज़ करते हैं, उसको जो भी उससे हमको जो भी बेनिफिट मिल सकता है उसी का ही हम यूटिलाइज करते हैं। तो याद रख लेना कि कॉन्वोलेसेंट थ्योरी, ये जो कॉन्वोलेसेंट सेरम है, कॉन्वोलेसेंट थेरेपी है, ये काहे के लिए हम यूज़ करते हैं, ये वायरस के लिए करते हैं ना, क्योंकि उनके लिए, बैक्टीरियाज के लिए तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, तो हम दवाई से काम चलाते हैं, उसमें थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर ये याद रख लेना, ये किया जाता है, ठीक है ना। एंटीवायरल ड्रग्स भी नहीं है, हाँ एंटीवायरल ये बोल सकते हो एक तरीके का एंटीवायरल थेरेपी जरूर है, ठीक है ना। थेरेपी वो भी टेम्पररी होती है, ये भी याद रखना आप, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या है आगे। अब ये बताओ कि ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में कितने समय तक रहेंगी, तो ये आपकी बॉडी में 3 से 4 दिन तक रहेंगी। 3 से 4 दिन वो उससे वायरस से फाइट करेंगी और आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको रिकवर कर देगा, ठीक है ना। इस दौरान 3 से 4 दिन जैसे ही आपकी बॉडीज में एंटीबॉडीज इंसर्ट कर दिया गया, तो क्या होगा, जो भी आप सिक पर्सन है वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा, समझ में क्या ना। ये बहुत सारी थ्योरीज ने इसको कंफर्म भी किया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि भाई थेरेपी में और वैक्सीनेशन में क्या फ़र्क होता है। अब मैं आपको सीधा सा फंडा बताता हूँ। वैक्सीनेशन क्या होता है, हमेशा परमानेंट होता है। एक बार आपने दवाई लगा ली, आपके अंदर एंटीबॉडीज आ गई, अब फ्यूचर में कभी वो अटैक होगा तो वो उस चीज़ को डिफीट कर देगा और इम्यूनिटी आपकी हमेशा के लिए हो गई, लाइफ लॉन्ग हो गई। वहीं पर थेरेपी क्या होता है, थेरेपी आपको टेम्पररी होता है ना। मतलब ये थेरेपी क्या हो गई भाई, दूसरों की एंटीबॉडीज आपके बॉडी में डाला है ना, तो जब तक वो, जितने समय तक ये एंटीबॉडीज रहेंगी, जैसे यहाँ पे 3 से 4 दिन बोल रहे हैं, तो जब तक ये एंटीबॉडीज रहेंगी तब तक वो सामने वाले से फाइट करेंगी। फिर ये एंटीबॉडीज का एक समय बाद एक्सपायर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो फिर वो खत्म, तो मतलब वो इम्यूनिटी आपको टेम्पररी ही मिलती है,
समझ में आ गया ना। और दोनों ही एग्जाम्पल क्या है, ये एक तरीके के पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है, बाहर से हम ये इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है कि वैक्सीनेशन क्या होता है, परमानेंट होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, समझ में क्या। और वहीं पर जो ये आपको दिया जाता है एंटीबॉडीज, ये तब तक काम करती हैं जब तक ये रिमेन रहती हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में। तो वही बोल रहा है, इट इफेक्ट्स द इफेक्ट लास्ट ओनली अप टू द टाइम द एंटीबॉडीज इंजेक्टेड रिमेन इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये बात हमने देख लिया। वहीं पर मैंने आपको बता दिया कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है। ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लड टू द पीपल हु हैव रिकवर्ड। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, क्या कैसे काम करते हैं। तो ये देखो, कोविड-19 का पेशेंट है, इसने ये रिकवर हो गया, इसने अपना डोनेशन कर दिया ब्लड, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सेरम को इंजेक्ट कर दिया, धीरे धीरे करके ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ डज इट वर्क, तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या है ये, बाकी आप चीज़ें ये सब चीज़ देख लेना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ब्लड कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी देख लिया। अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।